नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग आधुनिक इतिहास में देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे जो हमारे आने वाले बीपीएससी या अन्य एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर दें जिससे हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए मैं नया नया वीडियो अवश्य बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय कंपनियों से कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसका डिटेल्स भी है, आप वीडियो रोककर आप इसको देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो वो था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन जो था पहला अंग्रेजी जहाज था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो प्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की थी। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर कि निम्न में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इन चारों में जो नहीं है वो गोवा है, नहीं तो बाकी पांडेचेरी, माहे, चांद्रनगर ये सब भारत में फ्रेंच नगरी थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में डचों का सबसे बड़ा प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है। क्या तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। ठीक है। क्या हो जाएगा? मसूलीपट्टनम। चलिए आगे देखते हैं। 7 नंबर 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल के किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिली थी? तो वो कासिम बाजार में मिली हुई थी। जी हाँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अंग्रेजों ने किन निम्नलिखित स्थानों में जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उसका सही कालानुक्रम क्या है? तो उसका सही कालानुक्रम सूरत वाला होगा, यानी 2 ऑप्शन है, कन्फ्यूज कर रहा है सी और डी में, तो सी होगा। सबसे पहले सूरत में उन्होंने ये लगाया, अपना व्यापारिक केंद्र शुरू किया, उसके बाद मद्रास, बम्बई, तब कलकत्ता। ठीक है। लास्ट में कलकत्ता में। तो ये इसका क्रम है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है। सूरत में 1613 में अंग्रेजों ने, मद्रास में 1639 में कारखाना लगाया, बम्बई में 1687 में और कलकत्ता में 1698 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट भी है, ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि भारत में आलू की फसल शुरू की थी, किसने शुरू की थी? तो पुर्तगालियों ने। जैसा आपको पता होगा कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में पुर्तगालियों ने तंबाकू, अनानास, आलू ये सब जितने भी थे, मक्का वक्का, ये सब उनके द्वारा ही शुरू किया गया था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? तो कोचीन। ठीक है। तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था पुर्तगालियों ने, 1503 में किया था। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। देखो दोस्तों, ये भले एसएससी में पूछा गया है लेकिन ये सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो डिटेल्स दिया गया है इनको आप वीडियो रोक कर आप देख लेंगे, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए, और अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? जी हाँ, बम्बई को दहेज में दिया गया था। तो पुर्तगालियों के राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई को दहेज में दिया गया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण मुंबई दहेज के रूप में दे दिया गया था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासनकाल में ये हुआ था। ठीक है। और अगला है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। यह 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो ये पुर्तगालियों ने किया। आपको पता है 16वीं शताब्दी में इसका हिंद महासागर से होने कर आने वाले व्यापार पे पूर्ण नियंत्रण था। भारत में पहले बार जो यूरोपियन हैं वो पुर्तगाली थे। अगला है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को ही जाता है। ठीक है। वास्को डी गामा। ठीक है। तो ये आप जानते ही होंगे, इसको आप देख लीजिए। 1498 में पहुंचा था, जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो जी हाँ, इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा ने किया। केप ऑफ गुड होप के रास्ते 1498 में कालीकट के तट पर उतरा था, जहाँ जमोरिन ने इसका स्वागत किया। भारत में सबसे पहले आने वाले, सबसे बाद जाने वाले कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली ही थे। ठीक है। लास्ट में उन्होंने छोड़कर गए भारत के, सबसे बाद में गोवा से 1961 में गए हैं, यानी भारत का आज़ाद होने के बाद। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो अल्बुकर्क था। ठीक है। 1509 से 1515 ईस्वी तक था। भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में उभरा था।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीरंगपत्तनम की संधि शायद की थी। देख लेते हैं, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, श्रीरंगपत्तनम की संधि उसने की थी। ठीक है, इसका डिटेल्स आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखिए 1792 में ये संधि किया था श्रीरंगपत्तनम का टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ, जिसमें टीपू को अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना था। साथ ही जब तक रुपए का भुगतान न कर दे तब तक उसके 2 पुत्रों को कर्नवालिस के शिविर में बंधक बनाकर रखना था। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की? तो 1699 यानी 1700 में, एक वर्ष पहले, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उसमें पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया और अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया था और गुरु ग्रंथ साहिब को ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान प्रदान किया गया। खालसा की स्थापना किसकी? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की, यानी सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदला और अमृतसर की रक्षा हेतु लौहगढ़ के किले का निर्माण किया। अगला क्वेश्चन के वर्ष 1999 में बैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, 1999 की ये बात है। चलिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत कम चांस से आने का। निम्नलिखित में किस गुरु को गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी थी। गुरु अंगद देव, जिनका प्रारंभिक नाम था लाहना, ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया, गुरु अंगद देव ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 1699 बैसाखी के अवसर पर यह किया गया था। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिकृत किया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी में उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में पड़ता है तलवंडी, ननकाना साहिब, जो अभी कॉरिडोर जो खोला गया है पंजाब में, ननकाना साहिबा। ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम कालू मेह करके था, यहाँ पे ये डिटेल्स में नहीं पढ़ा जा रहा है। अरे देखिए, माता का नाम तृप्ति, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम तृप्ता देवी था, तृप्ता देवी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, किस गुरु को स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? तो अमृतसर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है। निम्नोक्त में किसने बंगाल में सरकार की द्वैध प्रणाली समाप्त की? तो द्वैध प्रणाली समाप्त की वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में क्लाइव द्वारा, यानी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। उस शासन प्रणाली को 1772 में ख़त्म किया गया, द्वैध प्रणाली को। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने रोपन में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। 1831 में रोपन में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान का स्वागत किया था। सरकार का कंपनी से सम्राट का अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था, जो इलाहाबाद में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने गिराया। मोहम्मद शाह, जो बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे बेटे जहान शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिला हुआ है। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। और इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ था। ठीक है, नादिर शाह, जानते हैं सैयद बंधुओं किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्नलिखित में कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक जो था वो था मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है करनाल में। नादिर शाह करनाल के जो 13 फरवरी 1739 में मोहम्मद शाह को पराजित किया था। नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट और कत्लेआम किया था। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो सआदत खां था। ठीक है, अवध राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच था। यह पश्चिम से कन्नौज से लेकर नासा नदी तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में सहायक भूमिका निभाई और अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खां यानी बुरहानुल मुल्क भी कहा जाता है उन्हें।
निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो टीपू सुल्तान के विरुद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लड़ा हुआ था। मैसूर के तृतीय युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ाई हुई थी, जिसे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो 1790 से 92 तक चला था। सिखों के अंतिम गुरु इनमें से कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। ठीक है, 10वें और अंतिम गुरु। और इनका जन्म गुरुपद 1675 में प्राप्त हुआ था गुरुपद उनको, और इनकी मृत्यु 1708 में 1708 तक ये बने रहे। ठीक है, और इनका जन्म पटना सिटी में हुआ था, बिहार। ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर 1849 में मिलाया था। पंजाब के प्रशासनिक 3 सदस्यों की एक कमेटी सौंपी गई थी। किस राजपूत शासक ने जज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह ने। ठीक है, निम्न में से वह कौन पुर्तगाली था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, यानी कि वो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया, फिर बाद में वहीं पे उसने अपना मुख्यालय बनवाया था, यानी राजधानी एक तरीके से। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो गोवा में पाए जाते हैं, यानी गोवा सबसे लास्ट में उन्होंने छोड़ा था 1961 में। ठीक है, और अधोलिखित देशों में इंडोनेशिया किसका नगर था? तो ये डचों का नगर था। ठीक है, और भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्न में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो इसके लिए वनडी वर्ष का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों का सफाया हो गया था, वो यहाँ से भाग खड़े हुए थे, अंग्रेज वहाँ पे जीते थे। आयरकुट के नेतृत्व वाले अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाले फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया था। उसके बाद फ्रांसीसियों का भारत से अस्तित्व खत्म हो गया था। निम्नलिखित किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वनडी वर्ष के युद्ध में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने किस युद्ध में भारत से फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? तो वही क्वेश्चन है, वनडी वर्ष की लड़ाई से ही उनका निर्णय हुआ था। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आपको पता होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इसने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की, जो क्या है देखिए यहाँ पे, सत्य केवल वेदों में निहित है, इसके कारण वेदों का अध्ययन करना आवश्यक है, वेद मंत्र के आधार पर हवन किया जाना चाहिए, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद और धार्मिक यात्राओं का विरोध, कर्म सिद्धांत, निरंकार ईश्वर में एकता का विश्वास और स्त्री शिक्षा में विश्वास, विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह की स्वीकृति, बाल विवाह, बहु विवाह का विरोध और हिंदू और संस्कृत भाषा का प्रचार। ठीक है, तो ये है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में स्थापित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उनके गुरु भी थे वो। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 में बनाया। और दोस्तों, बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर शिक्षा मंत्री थे और महामाया प्रसाद मुख्यमंत्री, तो उस समय बिहार में अंग्रेजी एक तरीके से उसको अनिवार्य विषय से हटा दिया गया, जिससे अंग्रेजी बिल्कुल पिछड़ते चला गया अपने बिहार में। ठीक है, और अंग्रेजी की हालत बिल्कुल ख़राब है, और जैसा पता होगा कि बिहार के जो छात्र होते हैं वो अंग्रेजी में थोड़े से वीक होते हैं। तो चलिए, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मैकाले का महत्वपूर्ण योगदान था। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी अगर भारत में कहा जाए तो लॉर्ड मैकाले को माना जाएगा। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना 1937 में प्रस्तुत की थी, जहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति भी रहे अपने देश के, वो भी जुड़े हुए थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इसका मूल सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य तथा इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा में 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन कराना था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां इसके सही होंगे, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के भी संस्थापक हैं। एक तरीके से एंग्लो मुस्लिम स्कूल उन्होंने पहले खोला था, या उसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी कहा जाता है। 1920 तक यह केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था, यानी कि। और सर सैयद अहमद खान ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जाता है, 2 बार पूछा गया, सर सैयद अहमद खान है।
सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था, तो उनके विषय में सत्य इसमें खोजना है। तो सत्य नहीं था, तो नहीं था वो कि वो मुस्लिम लीग के नेता थे, ये गलत है। बाकी सब सही है कि उन्होंने अलीगढ़ में यह स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वे हमेशा विरोध करते रहते थे। और उनकी मृत्यु 1898 में हो गई, जबकि मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ। तो उनकी मृत्यु के बाद हुआ है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर या भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, या भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित में 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, जैसे उन्होंने सती प्रथा ये सब खत्म करवाया, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इसका विरोध किया और इसका अंत करवाया। और कहानी आपने पढ़ा होगा कि उनके घर में ही कोई ऐसी घटना हुई थी जिसके विरोध में, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की और बहुदेववाद का विरोध किया। ठीक है, इसका भी विरोध किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये भी क्वेश्चन आता है, तो राजा राम मोहन राय ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया, तो पांडुरंग आत्माराम पांडुरंग ने, जो कि 1867 में केशव चंद्र सेन से प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे थे। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति पाति का विरोध, पुरुषों और स्त्रियों का विवाह में आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, मूल शंकर था, उनका नाम मूल शंकर था। इनका जन्म 1824 में गुजरात में मौरवी रियासत में हुआ था और 1857 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो की नारा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। निम्नलिखित में किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो ये राजा राम मोहन राय ही थे। ठीक है, तो दोस्तों बीच में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया था, कोई आ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 नंबर कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय, तो हम लोग अभी देख ही रहे थे। प्रार्थना समाज हो ही गया आपका। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। और निम्नलिखित में से किसके प्रमुख प्रयास सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, तो राजा राम मोहन राय के। ये सब तो क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। हाँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने किसका योगदान था, तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक का योगदान था। ठीक है, तो उन राजा राम मोहन राय के साथ उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, तो ये सती की कुप्रथा, वही सती कुप्रथा के खिलाफ। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकले, यानी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा वगैरह के लिए विख्यात थे, वो उन्होंने ही इंग्लिश शिक्षा को शुरू किया था। तो चलिए लॉर्ड मैकाले, इसको ध्यान में रखना है। गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया, इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था कि सांप्रदायिक पक्षपात, ये सब कारण हो सकता है। तो चलिए आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा इसका, इसीलिए विरोध किया था इन्होंने, एग्जैक्ट कारण यही है। चलिए आगे देखते हैं। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था, तो AC वोडिया। ठीक है, AC वोडिया 1837 में। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन था जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया, तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स आयोग। क्या होगा दोस्तों, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेराजियो थे। ठीक है, अगला सूर्योदय का आशय क्या है, सूर्योदय का आशय है सबका उत्थान। ठीक है, सूर्योदय का अर्थ है सबका उत्थान। सूर्योदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट से ग्रहण की थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था, 1882 में अड्डयार में। ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला वलावत्स्की और एक अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में 1879 में पहुंचे। 1882 में मद्रास के पास अड्डयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित किस वर्ग तक ये था, सीमित था, तो उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्न में कौन था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज द्वारा। राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज आंदोलन शुरू किया गया था 19वीं शताब्दी में। भारतीय विश्वविद्यालय ने 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। ठीक है,
उपनाम कथने और पुस्तकों से क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? तो ये देखिए, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन, तो इसके लेखक हैं नरसिंह मेहता। कौन है? गुजराती थे नरसिंह मेहता। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये किनका कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है, जो 14 अगस्त 1947 को कहे थे। और द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बी.डी. सावरकर। ठीक है, बी.डी. सावरकर। किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक चिन्ह जीवा नहीं बल्कि मन है? तो महात्मा गांधी ने कहा था। यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है, वह ईश्वर है? इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो जैसे बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, उसी प्रकार से भारत में जितने भी रियासतें थी उनका एकीकरण किया, भारत में समाहित किया उनको, इसलिए इन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में किनको महान वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अंग्रेजी में। और ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। साथ ही ये सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का गणना का प्रयास किया था। इन्हें रहनुमाई मजदयासन सभा तथा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। 1867 में अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन का अपवाहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे दर्शाया किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो वह दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। भारतीय ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? दादा भाई नौरोजी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति का अपहरण ड्रेन ऑफ का सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में मिलान कीजिए, सूची 1 से सूची 2 का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो मैं बता देता हूँ, आप मिलान कर लीजिएगा। सही उत्तर जो होगा इसका बी होगा, यानी सीमांत गांधी किनको कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किनको कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, उसी प्रकार से महामना किनको कहा जाता है? पंडित मदन मोहन मालवीय को। और भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ भी दिया हुआ, गांधी को माना जाता था, गांधी को क्या माना? दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता था। ठीक है, यानी गांधी को एक दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है, क्योंकि ये राज्य विहीन लोकतंत्र को अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना शासक है। उनके आदर्श राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं है, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि सुधार हो सब भीतर से, वे नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने, यानी इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापकगत सिद्धांत का आरंभ लॉर्ड डलहौजी ने किया। इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर संभल, 1850 में बघाट और 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 नागपुर, 1855 में करौली को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसके अंतरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी 1856 में अवध का भी विलय कर लिया गया। तो ये था हड़प नीति, एक तरीके से इसको कहा जाता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं, आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले व्यक्ति, कोई आदमी कभी इस धरती पे चला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, दोस्तों याद रखिएगा। और महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह युक्ति किसने कही थी? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, विंस्टन चर्चिल। ठीक है,
अर्जुन फकीर। प्रिजन डायरी किसने लिखी है? प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। करेंगे या मरेंगे यानी करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था कि करो या मरो, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसिद्ध नारा था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, वापस वेदों की ओर लौटो, ये आप देखे होंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज के जो संस्थापक, डिटेल्स हमने पढ़ा था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक थे केसरी के संस्थापक संपादक। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो वो चार्ल्स विल्किंस था। चार्ल्स विल्किंस 1785 में। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो भागवत गीता को अपनी माता कहा था। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ का संकलन यहाँ पे हम लोगों ने इसके पहले डिटेल्स पढ़े थे, गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन और अपने समय स्वर्ण मंदिर की नींव रखने का श्रेय सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को जाता है। स्वर्ण मंदिर का नींव गुरु अर्जुन देव ने रखा था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी के सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इसके रचना किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। इसकी रचना राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप जरूर ध्यान से इसको देखिएगा। और अगला है 34 कि मैच कराइए स्तंभ 1 से स्तंभ 2 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी ए का 2 केशव सेन। ठीक है, केशव सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। ठीक है, और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हुए थे। आप इसको देख लीजिएगा एक बार दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले को सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो सत्य शोधक समाज पे प्रयास क्या था उनका? तो ये था दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। ये देखिए, निम्नलिखित में किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने नवजीवन का संपादन किया था। 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती 2 भाषाओं में ये प्रकाशित होता था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। तो ये 1913 में उन्होंने अल बलाग की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाने से पहले खेतरी के राजा के सुझाव पर अपना नाम स्वामी विवेकानंद रख लिया था। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि जो है आपका CR दास यानी चित्तरंजन दास, ठीक है, उनसे संबंधित है। देशबंधु नहीं कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। ये कवि, पत्रकार, वकील, राजनेता थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध बैरिस्टर जो वकालत छोड़कर गांधी जी के संकेत पर देश सेवा के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। स्वराज पार्टी के भी संस्थापक थे चित्तरंजन दास। ठीक है, और गया में जो कांग्रेस की बैठक हुई थी यानी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इनको ये बनाया गया था अध्यक्ष, है ना। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इसमें इसका आंसर यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुआ था। 1896-97 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। इसी दौरान जनता के ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी। और इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। देखिए कितनी बार पूछा गया और पूछा जाएगा आगे भी। उन्हें गांधी जी द्वारा सन 1933 में एक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यंग इंडिया उसका नाम था। ठीक है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो महात्मा गांधी थे। उपन्यास नील दर्पण की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मधुसूदन दत्त ने। और नील दर्पण दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, जिनका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं।
और यह पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम कांग्रेस का 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह और सयानी ने की थी। यह किसने कहा था कि इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है तो भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फ्रंटियर गांधी के नाम से किया जाता था, यानी सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय रहने के कारण अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना गया। और फिर आगे देखें, निम्न में किससे फ्रंटियर गांधी का नाम जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी के द लैम्प, लेडी विद द लैम्प, इसमें कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं। यह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थे। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रपति गीत के लेखक कौन हैं? तो मोहम्मद इकबाल। इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और पाकिस्तान की मांगे थे। सारे जहाँ से अच्छा राष्ट्रीय राष्ट्रभक्ति गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसके प्रकाशन सर्वप्रथम इतिहाद साप्ताहिकी जनरल में 16 अगस्त 1904 को प्रकाशित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो भेदभाव था और नागरिक अधिकारों को उठाने के लिए किया गया था। जो गांधी जी के साथ जब ट्रेन में इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ था, उनको धक्का दे दिया गया था, ट्रेन से गिरा दिया गया था, जो काले गोरे का वहाँ पे भेद था। निम्नलिखित में कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? तो इसमें द होली फैमिली, नहीं तो बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन और हिंद स्वराज सब गांधी जी की रचनाएँ हैं तीनों। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? जफरनामा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में लिखा था। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द बंगाल गजट, जो 1766 में विलियम बोल्ट द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित है, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। और 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रथम समाचार पत्र शुरू किया, जिसका नाम था द बंगाल गजट और अथवा द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने शुरू किया था, यानी J.A. हिक्की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते ही रहते। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुमको आज़ादी दूंगा, यानी स्वतंत्रता दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर में पहुंचा, वहां पे स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने। मैच कराना है सुमेल। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के दादा भाई नौरोजी को हम लोग भारत का सभव्य वृद्ध पुरुष मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी भारत में किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किसमें प्रकाशित हुआ था? तो भारत भाग्य विधाता में प्रकाशित हुआ था, उसके नाम से प्रकाशित हुआ था। अब क्रांतिकारी गतिविधियों पे आते हैं। अंग्रेजों द्वारा कौन से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो राजगुरु को दी गई थी। तो यहाँ देखो, अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई थी। जतिन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के बाद, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेजों से मुठभेड़ करते हुए स्वयं को गोली से मरे थे। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अंग्रेजों 1950 में काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाने से लूटा गया था, के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहरी और अशफाकुल्लाह आदि थे। इन सभी को इस कांड के लिए फांसी दे दिया गया था। नील की खेती के करने के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने का नाटक नील दर्पण में किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र ने लिखा था। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। नील की खेती में विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए लेखक दीनबंधु को नील दर्पण में दर्शाया गया था, दीनबंधु ने दर्शाया था। यह विद्रोह का हुआ था 1859 से 60 में हुआ था। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों का अत्याचार का वर्णन प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण में किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने लिखा। इनमें कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना? तो आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रेरणा का स्रोत बना था। इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में किस आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो तेलंगाना आंदोलन ने। आगे देखते हैं, 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? सूर्य सेन। ठीक है, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था।
अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिजरायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने के बाद बाल गंगाधर तिलक को कहाँ भेजा गया था? तो मांडले भेजा गया था केसरी के प्रकाशित लेखों के लिए। जून 1908 में गिरफ्तार कर उन्होंने राजद्रोह का मुकदमा चलाया और तिलक को 6 वर्ष की सजा दी गई। इन्हें मांडले जेल में रखा गया था। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की और इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित किस कृत्य के कारण भगत सिंह उनके मित्र राजगुरु सुखदेव 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण उन्हें 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? तो भगत सिंह के खिलाफ रजिस्टर किया गया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो सरदार भगत सिंह। और दोस्तों एक आरटीआई के अनुसार राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार मांगी इन्फॉर्मेशन है, भगत सिंह को अभी तक उनको मतलब देश से स्वतंत्रता सेनानी का शायद उनको तमगा अभी तक नहीं मिला है। वैसे ही बापू यानी राष्ट्रपिता को भी अभी तक कोई आधिकारिक राष्ट्रपिता का तमगा नहीं मिला है भारत सरकार द्वारा अभी तक। ठीक है, तो ये एक आरटीआई से पता चला था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन है? तो लाला हरदयाल थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक बहुत से भारतीय अमेरिका और कनाडा में जाकर बस गए और 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया गया और इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। इसी पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया था। निम्न किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था किससे? गदर आंदोलन से। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन में स्थापना किसने की थी? चंपाकरण पिल्लै ने स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने इस यहाँ देखिए 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मानकर बग्घी यानी घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका था जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। किंग्सफोर्ड बच गया पर दुर्भाग्य से उसी गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो ये छोटा नागपुर में हुआ था बिरसा मुंडा का मुंडा विद्रोह। और 1899 से 1900 तक उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह का मुख्य कारण था कि दिको जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न। ठीक है, और 3 मार्च में 1900 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी? तो ताना भगत आंदोलन के साथ उड़ाव जनजाति जो थी वो जुड़ी थी। 1914 में हुआ था। सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। बैरकपुर वाला जो घटना हुआ था उसमें उन्होंने ये किया था। देखिए यहाँ पे 29 मार्च 1857 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में मंगल पांडे साथियों के साथ विद्रोह किया। किस लिए? चर्बी युक्त जो गोली थी उसके प्रयोग को लेकर। ठीक है, अब मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया था और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था। उसके बाद वीर गति को प्राप्त हुई थी झांसी की रानी। ठीक है, जून 1858 में कुंवर सिंह, अप्रैल 1858 में तात्या टोपे, अप्रैल 1859 में। तो मंगल पांडे ने 1857 विद्रोह की पहली गोली चलाई थी कहाँ पे? तो ये भी क्वेश्चन बनता है बैरकपुर में जो मेरठ में। ठीक है, कहाँ है? मेरठ में। ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? तो डी सिपाहियों गदर के बाद 1857 के बाद। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। अगला देखिए 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट का। ठीक है, 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। और यहाँ देखिए बहादुर शाह था। बहादुर शाह क्या था? तो बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक था।
और दोस्तों इसको कंप्लीट करके वीडियो का यहाँ पे एंड करेंगे, फिर अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 उसका कार्यकाल है गवर्नर जनरल के रूप में। निम्नोक्त स्थानों में कौन सा स्थान 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? तो आगरा नहीं था, बाकी कानपुर, झांसी और लखनऊ था। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका क्रम बताइए। तो उसका क्रम बताएंगे तो 4 2 3 1, यानी बैरकपुर, तब मेरठ, तो मेरठ में ही था, और उसके बाद दिल्ली, तब झांसी। ठीक है, ये क्रम है इसका। और कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व जो था वो नाना साहिब ने किया। नाना साहिब ने किया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका दिन शुभ हो, और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप एकदम जोरदार तरीके से लगे रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।